नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। इस साल में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और 2004 भी चुनाव का साल होने जा रहा है। और जब चुनाव की रणभेरी बजती है तो राजनीतिज्ञों की घिघी बन जाती है। जहां ठाकुर है वहां ठाकुर को बदलो, जहां ब्राह्मण है वहां ब्राह्मण को बदलो, जहां राजपूत है वहां राजपूत को बदलो, और जहां राजपूत है वहां दलित को बदलो। चेहरे बदलो, जाति बदलो, नाम बदलो, उपनाम बदलो, झंडा बदलो, चुनाव घोषणा पत्र बदलो। कुछ ऐसा लगाओ कि बिल्कुल खुलजा सिमसिम की तरह से हो और वोटर मोहित हो जाए एक प्रेमिका की तरह से देख करके और वोट चला जाए आपकी पार्टी को। कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए। इसी इंतजाम की दौड़ में कांग्रेस पार्टी लगी है। कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, अभी बदला नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नंबर नहीं है। सुना यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले, सुना है। आखिर कांग्रेस में हलचल क्यों है? कांग्रेस क्या करने जा रही है? कांग्रेस क्या वास्तव में हरिजन प्रेमी होने जा रही है, या हिंदुत्व के लिए कोई नया नारा ढूंढने जा रही है, या कुछ पार्टी में आमूलचूल समूल परिवर्तन की तैयारी में है? आज हम इसी सवाल को उधेड़ बुनने की तैयारी में हैं। हमारे बीच में कोई नेता नहीं है आज, और क्योंकि नेता जब रहता है तो पार्टी की सीमाओं से और दलगत सीमाओं से बंधा रहता है। 3 पत्रकार हैं हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। हालांकि पत्रकारों की भी कुछ सीमाएं रहती है, लेकिन कोशिश करेंगे हम अपने मित्रों से कुछ बातें निकलवाएं। हमारे बीच में शैलेश शर्मा जी हैं, जो कि ब्यूरो चीफ है लोकमत अखबार के, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा अखबार है। शैलेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हमारे बीच में है रेणु मित्तल हैं, जो कि विशेष संवाददाता हैं आफ्टरनून डिस्पैच एंड कोरियर, जो कि मुंबई का बहुत बड़ा अखबार है दोपहर का। रेणु जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और पंकज शर्मा जी हैं, द भारत टाइम्स हिंदी के देश के बहुत बड़ा अखबार, विशेष संवाददाता हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पंकज जी, शुरुआत प्रोग्राम की इब्तिदा मैं आप ही से करूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को शायद आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। इससे पहले कि हम राजनीति डिस्कस करें महाराष्ट्र की, ये बताएं कि ये जो हलचल है, ये हलचल महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन की जी, मेरी समझ में इसके 2-3 कारण हैं जी। जैसा आपने कहा, ये सही है कि कांग्रेस अपना चेहरा आने वाले चुनावों को देखते हुए बदलना चाहती है। दूसरा, कुछ महाराष्ट्र की स्थानीय समस्याओं की वजह से संगठन और शासन के बीच तालमेल, और विलासराव देशमुख के जाने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है वो प्रशासनिक कारण है। जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रशासन पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था, नहीं, उसकी बात बाद में करेंगे। आपने पॉइंट बता दीजिए, फिर सिलसिलेवार ढंग से आते हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से, लेकिन ये भी ठीक है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर जी कांग्रेस अपने चेहरे को बदलने की कोशिश कर रही है, और भी राज्यों में हर जगह अलग अलग तरह से कोशिश कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही है। जी, रेणु जी। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल चुनाव जो है वो अभी हिमाचल से शुरू होके नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली के चुनाव हैं, और बात जो है कुछ हफ्तों से राजस्थान की चल रही थी कि जो 3 इलेक्शन हारी है कांग्रेस बाई इलेक्शन, उसकी वजह से पार्टी में काफी डिमोरलाइजेशन था, और चर्चा ये चल रही थी कि राजस्थान बदला जा सकता है। उसके लिए काफी प्रयास भी हुए, ऑब्जर्वर्स गए, मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के लोग गए, पर देखते देखते बीच में से सडनली राजस्थान तो बीच में ड्रॉप हो गया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से फिर मिल रहे हैं एक बार, और बीच में महाराष्ट्र आ गया। ये महाराष्ट्र का सिलसिला जो है गुजरात से पहले टेकअप हुआ था, जब जिला परिषद चुनाव कांग्रेस हारी थी वहां पर महाराष्ट्र में। उसको लेके काफी पैनिक था पार्टी में, और एक सीनियर लीडर की एडवाइस पे, जहां तक सुना है, उन्होंने कहा कि गुजरात में इसका गलत सिग्नल जाएगा, इसलिए इसको अभी यही रोक दीजिए, गुजरात के बाद फिर टेकअप करिएगा। तो जैसे ही गुजरात के चुनाव शुरू हुए, जनवरी के शुरू में सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं को बुलाया महाराष्ट्र के, और उनसे एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने कल जो है पूरा ढोल बज रहा था कि वो जा रहे हैं, और सोनिया गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी उनको भेजने की, ऑब्जर्वर्स बिठाऊंगी, और 2 दिन तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी स्टेट में। सबको मालूम है कि विलासराव जा रहे हैं, ओपन टेंडर शुरू हो गए, और जैसे पार्टी में होता है कि मतलब टेंडरिंग ही कही है एक तरह से, और जो लेना देना करना, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर इन द रेस फॉर द चीफ मिनिस्टर। चलिए, लेने देने की बात भी करेंगे कांग्रेस में। पहले शैलेश जी की बात सुन लें। एक मिनट, मैं ये पॉइंट कंप्लीट करना चाह रही थी कि अगर लीडरशिप एक डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट
करना चाहिए उस लीडरशिप को। आप किसी और के सिर पे डालेंगे कि ऑब्जर्वर्स जाएंगे, वो लेंगे डिसीजन। आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट दैट रेणु जी, पॉइंट। राजनीति एक ऐसी प्रेमिका है जिसके जो है प्रलोभन देने से या बाकी काम करने से कौन सी चीज का कहाँ इफेक्ट होगा ये जानना बड़ा मुश्किल होता होता है। है। तो सारे इफेक्ट कैलकुलेट करके उसके बावजूद भी मिसकैलकुलेशन हो जाती है। जी, तो शैलेश। अनिल त्यागी जी, इसमें मेरा बिल्कुल एक विभिन्न आकलन है। जी, देखिए, मुख्यमंत्री को बदलने की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन गोविंद राव आदित्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। सरकार और संगठन दोनों के बीच में जब तालमेल का अभाव होता है तो पार्टी को क्षति होती है, और ये क्षति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। जैसा कि रेणु जी ने बताया कि नगर निगम के चुनाव के अंदर कांग्रेस की पराजय हुई, एनसीपी की बढ़त हुई। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इवन पंचायत के चुनाव में जो चिंता का जो विषय है कांग्रेस नेतृत्व के लिए, वह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस चिंता के कारण उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब समय आ गया है जब हम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को बदलें, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में मैत्री कायम नहीं होगा, मतभेद बने रहेंगे, तो संगठन छिन्न भिन्न हो रहा है। मेरी जो सूचना है वो केवल मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक सीमित नहीं है, इवन जिला अध्यक्षों को भी बदलने की योजना कांग्रेस नेतृत्व की है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 60 जो दिन है, 2 महीने, इन 2 महीनों के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन होगा महाराष्ट्र की कांग्रेस की समूची राजनीति में। चलिए, ये तो हो गया। तो ये पंकज जी, ये बात आप तीनों से तय हो गई कि विलासराव देशमुख जा रहे हैं। लग तो यही रहा है। नहीं, जा ही रहे हैं। देखिए, लगना नहीं, आप उसको ऐसे भी मत कहिए। त्यागी जी, देखिए 15 तारीख को। एक मिनट शैलेश, आपने जो आज खबर लिखी है उसके हिसाब का जो लब्बो लुबाब है आपकी खबर का, उसके हिसाब से तो आपने विलासराव देशमुख को विदा कर दिया और शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो अभी आप ये मानते हैं कि विलासराव देशमुख हट गए, 2 दिन का जो शॉक एब्जॉर्वर पीरियड है, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, तो फिर ये 2 दिन का समय क्यों? अब इसमें भाई, जब आप जैसा रिपोर्टर जान सकता है कि विलासराव देशमुख चले गए और महाराष्ट्र के लोगों को भी मालूम है। अब जैसा कि हर राजनीतिक दल दावा करता है कि उसमें बड़ा आंतरिक लोकतंत्र रहता है जी, कांग्रेस को भी ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है वो महाराष्ट्र के विधायकों की राय से हो रहा है। ऑब्जर्वर्स जाएंगे, विधायकों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, और इस राय में सिर्फ विलासराव देशमुख के जाने की ही बात शामिल नहीं है। अगली कमान कौन संभाले, इसके बारे में भी विधायकों को टटोला जाएगा। 1-2 दिन इस प्रक्रिया में हर राजनीतिक दल में लगते हैं, इसमें भी लग रहे हैं। जैसा रेणु जी बता रही थी कि ये क्यों होना चाहिए कि ऑब्जर्वर्स जाएं और ये करें, ये तो सब जानते हैं कि विलासराव देशमुख को सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मन बनने के बाद जाना पड़ रहा है। अगर सिर्फ संगठन में असंतोष की वजह से, गोविंद राव आदित्य की वजह से और किसी वजह से जाना होता, वो तो तब पीछे तो उनको 1 साल पहले चले जाना चाहिए जब था। शिवसेना ने सरकार तोड़ने की कोशिश की थी तो तब तो सबसे सहज तब शायद जा बहाना सकते था हाँ। कि विलासराव देशमुख को विदा किया जाए और जो असंतुष्ट उभरे हैं उनको चुप किया जाए। और करीब 5-6 महीने पहले तो ये पूरी तरह तय हो गया था कि इनको जाना है जी, लेकिन जब कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह इस बात पर सहमत हुआ कि हाँ अब इनके जाए बिना कोई चारा नहीं है, बाकी एक जो भी सो कॉल इंटरनल डेमोक्रेसी की जो प्रक्रिया है उसको तथा कथित आंतरिक लोकतंत्र जी को कहा, मतलब के तहत ये सब काम हो रहा है। हो रहा है, हर राजनीतिक दल करता है। एक डेमोक्रेटिक विनियर डिसीजन पे ऊपर जैसे परत चढ़ाते हैं, हाँ। उसके ऊपर चढ़ाने के लिए आपको याद होगा जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तो एक सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें जो उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी थे सिंधिया, वो गए थे वहां एमएलएस का मन जानने के लिए किसको बनाया जाए। तो ज्यादातर एमएलए उस टाइम शिंदे के फेवर में थे और आके उन्होंने कहा कि नहीं विलासराव देशमुख जो है वो ठीक रहेंगे। कांग्रेस में तो ये कई बार हो चुका है। तो ये कहना कि मतलब कोई डेमोक्रेसी है या कुछ इस तरह का वो है, वो उसका कोई मायने नहीं है। जो लीडरशिप चाहता है वो विलासराव देशमुख को शैलेश आप बताएं कि किसने मुख्यमंत्री बनवाया था जब बनाया था, जब ये कह रहे हैं। देखिए अनिल, जहां तक मेरी सूचना है माधवराव सिंधिया की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाने में। जी, जहां तक अभी चर्चा आई कि उनको क्यों इतनी 2 दिन का समय क्यों दिया गया, जो एक आपने सवाल उठाया, मेरा यह मानना है कि हर जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसकी एक कार्यशैली होती है। श्रीमती गांधी के कार्यकाल को याद करें कि मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता था, मुख्यमंत्री बदल जाता था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बदल दिया। सोनिया गांधी का वो कल्चर नहीं है।
वो तरीका नहीं है, वो शैली नहीं है काम करने की। नहीं, परिस्थितियां नहीं वो है, परिस्थितियां भी नहीं है और वो शैली और उसकी बात मत करिए, परिस्थितियां नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उनकी शैली नहीं है कार्य करने की, क्योंकि देखिए बहुत समय से एक लंबा विरोध उठ रहा था कि शीला दीक्षित को हटाया जाए, नहीं हटाएंगे शीला दीक्षित। अशोक गहलोत को हटाया जाए, नहीं हटाएंगे। विलासराव देशमुख को भी नहीं हटाया जाता। लेकिन नहीं, लोग तो दिग्विजय सिंह को हटाने की बात भी कर रहे थे। जब परिस्थितियां इतनी मजबूर कर देती हैं, देखिए दबाव को एक सीमा तक आप दबा सकते हैं जी। जो असंतुष्ट हैं उनकी गतिविधियों पर अंकुश एक सीमा तक लग सकता है, लेकिन जब वो असंतोष बहुत अपनी सीमाओं को पार कर जाए तब उसको दबाना। अच्छा, चलिए मैं पंकज जी से पूछता हूं। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि एक आप ये पूछिए ना कि क्रिटिकल सिचुएशन कांग्रेस के लिए ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में या नहीं, महाराष्ट्र में? एक मिनट, मैं डिसीजन जो होना चाहिए था मैं आता हूं, मैं उसी बात पे आऊंगा। मैं पंकज जी से एक सवाल करना चाह रहा हूं। पंकज जी, ये बताइए, विलासराव देशमुख जब आए बंबई से, तो मुंबई में ये कहा जाता है कि जो 6-7 बड़े उद्योगपति घराने हैं उनकी बिना सहमति के जनरली मुख्यमंत्री बदलता नहीं है। तो एक घराने के तो वो जहाज में आए और एक घराना उनका समर्थक है बिल्कुल खुलेआम, और 3 घराने जो है परोक्ष रूप से उसको सपोर्ट करते हैं। तो फिर भी मुख्यमंत्री हट रहे हैं, ये गणित मुझे नहीं समझ में आया। इसका मतलब यही हुआ कि औद्योगिक घरानों के दबाव और उनकी भूमिका के बावजूद राजनीतिक निर्णय अपनी तरह से होते हैं। रही औद्योगिक घरानों की भूमिका की बात आजकल, भूमिका नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ जो मतलब जिस तरह से प्रभाव है उनका, उसके बावजूद जो है हर राजनीतिक दल में है वो जी, हर राजनीतिक दल में है। और औद्योगिक घराने अपनी तरह से आजादी के बाद से हमेशा हर राजनीतिक दल को अपनी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं। गोलमोल कर दिया जवाब आपने। गोलमोल मैं आता हूँ लौट के आता हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सब अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी विलासराव देशमुख को जाना क्यों पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH असली मसाले सच MDH। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, ओ भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी देशर शक्ति शुद्धता की। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का बदलना और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का बदलने को लेकर के बातचीत हो रही है, और बातचीत ये हो रही है कि इस चेहरा बदलने से क्या कांग्रेस में कुछ गति आएगी, कुछ तेज आएगा, कुछ उत्साह आएगा या नहीं। बातचीत में शामिल हैं पंकज शर्मा जी, शैलेश शर्मा जी और रेणु मित्तल जी। तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच में और कांग्रेस को भली भांति जानते हैं। रेणु, पंकज जी ने तो थोड़ा सा जवाब जो है दिया, लेकिन उतना खोल करके नहीं दिया। कि आप मुझे ये बताएं कि
जो सवाल मैं कर रहा था कि सभी अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी विलासराव देशमुख को जाना पड़ रहा है, क्यों? नहीं, जाना पड़ रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लीडरशिप को लगता है कि समय आ गया है, किसी को हटाने से सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, तो उसको वो डिसीजन लेना चाहिए। पर सोनिया गांधी इतना समय लगाती हैं डिसीजन में, और उसमें इतने इनपुट्स जाते हैं, और फिर उसके बाद जो आउटपुट आती है वो यू नो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एट टाइम्स, क्योंकि इन्होंने अभी तक एक ही मुख्यमंत्री बदला है। तो आप ये कहना चाहती है खोदा पहाड़ और निकली चुई है? कई बार ऐसा ही होता है, क्योंकि रीशफल चल रही है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है उसमें रीशफल होगी। अभी तक अब सुना है कि वो हिमाचल के बाद तक टल गई है। तो लीडरशिप जब तक खड़े होके डट के डिसीजन नहीं लेगा, तो ये अफवाहें और रूमर्स और ये एक्सरसाइज चल रही है और नेता बुलाए जा रहे हैं, मतलब दिस कैन ओनली वर्क अप टू अ पॉइंट। उसके बाद क्रेडिबिलिटी लीडर की अफेक्ट होने लगती है। And what Shailesh ji was saying that about her, this is her style. We have no precedents to judge her by, because only one chief minister has been changed so far by her, Gumang, गिरधर गुमांग। और वो तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उनको तो बिल्कुल हटाना उनकी मजबूरी हो गई थी। उसके बाद जो है जिन चीफ मिनिस्टर्स को इन्होंने बनाया है, वो सोचती हैं कि मैं हटाऊंगी तो मेरे पे रिफ्लेक्शन होगा। उसमें भी एक आदमी का जिक्र आप नहीं कर रही हैं कि माधवराव सिंधिया नाराज हो गए थे, इसलिए हट गए, और वहां माधवराव सिंधिया खुश हो गए थे, तो विलासराव देशमुख बन गए। हाँ, जनरल सेक्रेटरीज पे और उनपे इतना डिपेंडेंस रखना लीडर को, ये मुझे लगता है कि पार्टी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, वो पार्टी के इंटरेस्ट की बात हम लोग। शैलेश ये बताएं, मैं आपसे दूसरे सवाल की शुरुआत कर रहा हूं कि विलासराव देशमुख तो चले जाएंगे, तो कोई नया आदमी आएगा और नया प्रदेश अध्यक्ष भी आएगा, तो कौन से नाम हो सकते हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी की नैया जो है वो खी जा सकती है? देखिए अनिल, इस वक्त जो नाम चर्चा में है उसमें सुशील कुमार शिंदे, पतंग राव कदम, रोहिदास पाटिल, शिवराज पाटिल, ये नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुकुल वासनिक, रंजीत देशमुख, वासनिक भी या जी, रंजीत देशमुख, पृथ्वीराज चौहान। शिंदे अगर होंगे तो मुकुल वासनिक प्रदेश वही उसी में मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूं कि देखिए जाति और क्षेत्रीय समीकरण भी राजनीति में बैठाने बहुत जरूरी होते हैं जी। अगर मराठा मुख्यमंत्री होगा तो उनको प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरी कम्युनिटी से देना होगा जी, और अगर प्रदेश अध्यक्ष मराठा होगा तो मुख्यमंत्री फिर दूसरी कम्युनिटी का होगा जी। दोनों एक ही समुदाय के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व पूरे सत्ता और संगठन का नहीं दिया जा सकता। ये आपस में फिर एक तालमेल भी नहीं बैठता, और एक फिर दूसरे क्योंकि जो सहयोगी दल है वो भी मराठा के नहीं, सहयोगी दल को भूल भी जाए क्योंकि ये इनका आंतरिक मामला है, सहयोगी दल का इतना हस्तक्षेप नहीं है। सवाल यह कि वोट बैंक की राजनीति भी देखनी होगी। फिर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो विदर्भ और मराठवाड़ा का प्रश्न है। विदर्भ की उपेक्षा एक लंबे समय से होती रही है और विदर्भ की आवाज उठती रही है। आपको स्मरण होगा कि पृथक विदर्भ राज्य की भी मांग उठी थी। तो मुझे जो संभावना नजर आती है कि मराठवाड़ा से किसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और विदर्भ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। पंकज जी आप बताएं। अब अंततः विधायक किसके पक्ष में राय देते हैं, क्या करते हैं, ये तो एक बात की बात है, लेकिन अभी जो नाम मुझे लग रहा है तो सुशील कुमार शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। पंकज जी, प्रकाश अंबेडकर सांसद हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी आपका स्वागत है जन स्टूडियो में। स्वागत है आपका भी। प्रकाश जी मुझे बताएं कि जो राज्य में रद्दोबदल होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, हाँ। वो राज्य की राजनीति में क्या गति लेकर के आएगा, क्या बदलाव लाएगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं लाएगा जी। बदलाव तो कोई आएगा भी नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर जा रहा है, दूसरा चीफ मिनिस्टर आ रहा है जी, और जब तक पॉलिसी डिसीजन नहीं होगा तब तो कोई बदल नहीं होगा जी। हाँ नहीं, लेकिन जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे जी का नाम हाँ मुख्यमंत्री के लिए लिया जा रहा है और एक हरिजन चेहरा ला करके खड़ा किया जाएगा, हाँ, उससे लगता है कि राज्य में जो मतों का लाभ है, वोटों का लाभ है, वो कांग्रेस के पाले में जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता जी, क्योंकि अगर सुशील कुमार शिंदे को भी वो लिया है जी, तो अभी जहां तक दलितों का बात है, उन्होंने तो अपने वोट्स डिसाइड कर लिए किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना है जी। हाँ, नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति को आप बैठ के देख रहे हैं शांति से, हाँ, कांग्रेस पार्टी की राजनीति अभी कैसी लगती है आपको? देखिए, गुजरात में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली, जो स्पेस सेक्युलर वोटों के लिए था जी,
और जो मेरे ख्याल से ज्यादा वोटों की संख्या है, उनके लिए तो कांग्रेस ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है जी। आइदर यू चूज यू आर अ सॉफ्ट हिंदू और अ हार्ड हिंदू जी। इन्हीं दोनों में से रास्तों में से एक है जी। हाँ। नहीं तो अभी आपको लग रहा है, मैं तो आपने तो बहुत बढ़िया बात की कि आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों को ये लाइन लेनी पड़ेगी, सॉफ्ट हिंदू या हार्ड हिंदू। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो लाइन ली है कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की जी, ये पूरी गलत लाइन है जी। ये तो बीजेपी से कोई उनको अलग नहीं करती है जी। ये तो बीजेपी के साथ की लाइन है। नहीं तो आपको आप ये मानते हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि जब तक सेक्युलरिज्म की बात नहीं करेंगे सरकार जी, तब तक यहाँ का जो जनाधार इतोस है जी, वो कांग्रेस के साथ नहीं आएगा। जी। रेणु मित्तल हमारे साथ हैं लाइन पे। रेणु मित्तल, आप कुछ सवाल करना चाहती हैं? रेणु, जरूर। नहीं, ये जो कोलिशन है महाराष्ट्र में, क्या कोई चीफ मिनिस्टर बदलने से इस पर असर होगा आपके हिसाब से? नहीं, बदल तो नहीं होगा, सरकार तो चलेगी उसमें। आपको लगता है सरकार 5 साल पूरे करेगी? हाँ, सरकार तो पूरे 5 साल पूरे करेगी। जी, धन्यवाद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। रेणु, मैं सवाल कर रहा था कुछ नामों की चर्चा। सॉरी पंकज जी, पहले आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि अभी इस वक्त तो यही लग रहा है सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाएगी। नहीं, शिवराज पाटिल क्यों नहीं, और या पतंगराव कदम क्यों नहीं, या प्रतापराव भोसले क्यों नहीं? दिल्ली की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जी, और कांग्रेस शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनका कास्ट कॉम्बिनेशन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जिस तरह का है, उसको देखते हुए सुशील कुमार शिंदे का ज्यादा लग रहा है। क्यों नहीं, शिवराज पाटिल तो बहुत अच्छे हैं, वो भी जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जो जिम्मेदारियां हैं और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में अपनी स्थिति को देखते हुए उनको स्पेयर कर पाना मुमकिन होगा या नहीं, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। अब आने वाले 2 दिनों में 3 दिनों में क्या होता है, क्योंकि राजनीतिक घटनाएं तो पल पल बदलती हैं, लेकिन इस वक्त की स्थिति जो है पर शरद पवार के लिए शिंदे जी मुफीद होंगे? अब कांग्रेस ये सोचकर तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं करेगी कि शरद पवार के लिए कौन मुख्यमंत्री मुफीद होगा। अगर ऐसा होता तो क्या विलासराव देशमुख हटते इस वक्त? हाँ, नहीं तो विलासराव देशमुख शरद पवार के लिए मुफीद नहीं रहे थे। लोग ये बता रहे हैं कि विलासराव देशमुख शरद पवार के लिए ज्यादा मुफीद होने लगे थे, इसलिए भी हटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था कि जी, मेरा ये मानना है कि शिंदे शरद पवार के लिए बहुत एक नजदीकी व्यक्तियों में से हैं, क्योंकि शिंदे की राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो शरद पवार से हुई है। और स्मरण करें कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो शरद पवार ने शिंदे के लिए समर्थन जुटाने के लिए भरसक प्रयास किया, और आज भी मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पर उनको कोई आपत्ति होगी। जहां तक शिवराज पाटिल और आपने शिंदे जी के बीच में जो एक प्रश्न उठाया है कि वो क्यों नहीं और ये क्यों, तो उसका प्रश्न मैं उत्तर देना चाहूंगा कि शिवराज पाटिल की जो प्रतिभा है, जो कार्यशैली है, वो आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें वो फिट नहीं बैठती। आज महाराष्ट्र को एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, कांग्रेस को विशेष रूप से, जो राजनीतिक फैसले भी करे, ब्यूरोक्रेटिक फैसले भी करे और लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हो। शिवराज पाटिल जी, आपको लगता है चतुर सुजान उसको चतुर सुजान मुख्यमंत्री जी जी, या उसको कहें कि खिलाड़ी मुख्यमंत्री जी? रेणु जी, उस टाइम जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, ऐसा सुनने में आया कि कोई एश्योरेंस भी दिया गया था उनको, क्योंकि वो तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। उस टाइम शायद कुछ कहा गया था कि अभी महाराष्ट्र में जब भी चेंज होगा तो आपके नाम पे सीरियस कंसिडरेशन होगा, और उनके साथ मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ पीसी इन द इवेंट दैट शिंदे इज डिसाइडेड, देन इट वुड बी पृथ्वीराज चौहान हु इज अ मराठा and who has a good image. He's young. He is being considered as the PCC president in that. मैं त्यागी जी इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, ये इसलिए कॉम्बिनेशन फिट नहीं होगा कि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोनों का क्षेत्र आपस में आजू बाजू लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्बिनेशन वर्कआउट होगा। अगर एक रीजन सेम है तो रीजन बदलना पड़ेगा। जी जी, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि मुकुल वासनिक नहीं होगा, क्योंकि वो सेम जाति का है। तो मुझे लगता है कि रंजीत देशमुख, क्योंकि विदर्भ की उपेक्षा का जो प्रश्न है, तो रंजीत देशमुख ज्यादा एक बेहतर कंटेंडर होंगे उसमें बनस्पत दूसरे लोगों के। वो सीनियर, बहुत सीनियर नहीं है पीसीसी प्रेसिडेंट होने के लिए। He was in the race for the chief ministership. वो ठीक है आपकी बात। मुखर्जी पश्चिम बंगाल में जाके तीसरा प्रेसिडेंट, कांग्रेस में तो सब कुछ संभव है। लेकिन एक बात और बताएं, राजस्थान में जो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात है कि पिछड़ा दलित वर्ग का मुख्यमंत्री और ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष लाने की बात हो रही है, और ठाकुर नहीं लाए तो ब्राह्मण की बात हो रही है। दलित और ब्राह्मण
प्रदेश अध्यक्ष का कॉम्बिनेशन राजस्थान में चलेगा? राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी जरूर हैं कि वहां कुछ न कुछ परिवर्तन कांग्रेस को करना चाहिए अगर जमे रहना है तो। जी। अब कॉम्बिनेशन क्या जमेगा क्या नहीं जमेगा ये तो तय इन्हीं लोगों को करना है, कैसे करते हैं। नहीं, मैं तो देखिए, हम लोग पत्रकार लोग जो है एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के जरूर रूप में अगर जमेगा। देखते हैं जो तो आपको लगता है ब्राह्मण और दलित वाला तो जो ठाकुर है उसमें जाट और ब्राह्मण के बीच में से कोई चयन करना होगा, क्योंकि जाटों का एक बड़ा संख्या है वहां मतदाताओं की, राजपूतों की भी संख्या है भाई। और वो कांग्रेस से नाराज है। विशेष बात यह है वो कांग्रेस से नाराज है और एक बड़ा आंदोलन चला था इनका। तो मुझे लगता है कि जाट के ऊपर ज्यादा जोर होगा कांग्रेस नेतृत्व का किसी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए बनस्पत किसी। अच्छा चलिए, आप लोग तीनों इतने समझदार हैं, मेरे पास 1 मिनट बचा। मुझे ये बताइए कि ये जो चेहरे बदलने से कांग्रेस पार्टी बिना किसी मुद्दे के चुनाव की वैतरणी पार कर पाएगी? पंकज जी। नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है कांग्रेस के पास? क्या मुद्दा है कांग्रेस के पास? बीजेपी के घनघोर हिंदुत्व के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए, या जैसे अभी प्रकाश जी कह रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व, कुछ भी कह लीजिए आप उसको। अच्छा। हाँ, लेकिन मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा तो इस देश को यह तय करना है कि ये देश कट्टर हिंदूवाद के साथ है या नहीं है। नहीं तो पर ये तो कांग्रेस बड़ी इतनी शिद्दत से कह नहीं रही, तो पंकज शर्मा कह रहे हैं इतनी शिद्दत से। नहीं, मेरे ख्याल कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि हम कट्टर हिंदूवाद के विरोध में हैं और हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो मेरे ख्याल से तो रोज ये कह रहे हैं कि कट्टर हिंदूवाद का तो कोई साथ नहीं। रेणु आप बताएं। नहीं, जहां तक राजस्थान का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि थोड़ा सा इधर करने से या थोड़ा सा उधर करने से अभी कोई फर्क आने वाला है। वहां बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वेव है सरकार के खिलाफ, और जब तक आप एक पूरा अपना एक स्ट्रक्चरल पूरा चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में आप फिर गिरेंगे, जैसे कि अयोध्या में पहले हुआ था जब राजीव गांधी थे। आपको एक क्लियर कट पॉलिसी डिसीजन लेना है कि आपका क्या पॉलिसी है, आप कहां खड़े हैं, क्या लड़ाई है, और हिंदुत्व को आप कैसे काउंटर करेंगे। अभी तक कांग्रेस का एक स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्होंने हिंदुत्व को कैसे काउंटर करेंगे। वो यू नो दे हैव टू बी, दे कांट बिकम अ बी टीम ऑफ द बीजेपी। उनको आप अलग आइडेंटिटी लोगों के सामने देनी होगी जो अब तक पार्टी नहीं दिया। कैसे, मतलब ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व, नहीं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक टर्म आ गया, मैं इन दोनों से सहमत नहीं हूं। इस पर प्रश्न ये है नहीं, इस पर प्रश्न ये है कि हिंदुत्व से आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ करके भाजपा वैतरणी को पार करना चाहती है, और कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा प्लैंक होगा वो केंद्र सरकार की असफलता को वो राज्य के खाते में जोड़ करके जब चुनाव मैदान में उतरेगी और यदि लोगों के मानस में उसको बैठा पाएगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वैतरणी को पार। धर्म से बड़ी अफीम कोई है शैलेश जी? जब जय हनुमान और जय राम का नारा लगेगा तो राज्य की त्यागी जी जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत गुनगुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक रोमांच पैदा होता है। जब देशभक्ति का प्रश्न आता है तो धर्म और संप्रदाय बहुत पीछे छूट जाते हैं और तब राष्ट्र ऊपर होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इतना इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च कर नहीं पा रही है। गुजरात में जहां करना चाहिए था वहां नहीं कर पाई, तो अब देखते हैं कि हिमाचल में करती है नहीं, क्योंकि वहां तो टेररिज्म मेन मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत एक्स सर्विसमैन वहीं से आते हैं। कश्मीर से लगा हुआ प्रदेश है, अगर आप इसको अब ये तो कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि इस फाइट को वो कितनी मुस्तैदी के साथ लड़ पाती है। अगर वो असफल रहती है तो निश्चित रूप से चुनाव परिणामों में भी असफल रहेगी, और अगर सही तरीके से लड़ती है तो वैतरणी पार होगी। जी शैलेश जी, हम लोग तीनों लोग लौट करके आएंगे और एक नए मुद्दे पे बहस करेंगे कि पत्रकारों पर जो दमनकारी नीतियां हैं। कल 2 पत्रकार रिहा हुए हैं, एक बादल और इफ्तिकार गिलानी। उन पर किस तरह के आरोप लगे और किस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद उनको रिहा किया गया। एक सवाल हम लोग तीनों फिर डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में पत्रकार इस तरह के दोषी हैं, और अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो क्या रेमेडीज होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, और आप जाइएगा नहीं। पत्रकारों पर जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि देश में पत्रकारों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH नए पाउच में बने MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच
हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान, तब आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे। यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा। त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। मसाले सच सच MDH MDH। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा विषयांतर हमने किया है। घटना चक्र में थोड़ा सा बदलाव हम परिस्थितियों के हिसाब से कर देते हैं कई बार। विषय बदला है। विषय है कि पत्रकारों पर किस तरह का दमन सरकार करती है। जब सरकार के मन माफिक पत्रकार काम नहीं करता है, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार ज्यादा है, उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा और अपने मेहमानों से बातचीत भी करेंगे कि राज्य में किस तरह पत्रकार काम करते हैं और मुख्यमंत्री का अंकुश किस तरह से पत्रकारों को कब्जे में रखता है, और मुख्यमंत्री जब खुश हो जाता है तो किस तरह से रेवड़ियां बांटने का काम भी करता है। यही हाल केंद्र सरकार का भी है। मेरी मुराद है दो मशहूर पत्रकार जो कि इफ्तिकार गिलानी और बादल तहलका.com के कल रिहा हो गए। एक ही साथ संयोग था ये। दोनों के आरोप अलग अलग है। बादल पर जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि वो पोचिंग के केस में, यानी कि जानवरों की खाल बेचने के केस में और शिकार करने के केस में पकड़े गए, और इफ्तिकार गिलानी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चला। सरकार कोई सबूत नहीं पेश कर पाई और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पत्रकारों पर ऐसे मुकदमे चलाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ती है, और पत्रकार इतना असहाय और बेबस है कि वो कानून के दरवाजे खटखटाता रहता है और लगभग 6 महीने लग जाते हैं जेल की दीवार से बाहर आने में। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं जो कि इस विषय पर चर्चा करेंगे। जोगिंदर सिंह जी हैं जो कि CBI के पूर्व डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। जोगिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रेणु मित्तल जी हैं और पंकज शर्मा जी हैं, इनका मैं परिचय आपसे करा चुका हूं। रेणु मित्तल जी आफ्टरनून डिस्पैच एंड कोरियर के विशेष संवाददाता हैं और पंकज शर्मा जी नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता हैं। जोगिंदर सिंह जी, हम आपसे सवाल करने से पहले, क्योंकि आप एक सरकारी पक्ष में रहे हैं और पुलिस का लेखा जोखा आप जानते हैं, लेकिन हम पत्रकारों से, अपने मित्रों से पूछेंगे कि पंकज, जैसे इफ्तिकार गिलानी पे केस चला और जिस तरह जब उसको पकड़ा गया तो एक पत्रकार के घर में जो भी कागज उपलब्ध हो सकते हैं, हो सकता है मैं और आप पाकिस्तान की किताब पढ़ रहे हों, हो सकता है आप और मैं कश्मीर पे जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही है उस पर कोई डाउनलोड करके कागज पढ़ रहे हों, तो सवाल ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुझे बंद कर दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा और देश के सामने ये करार दिया जाएगा कि ये देशद्रोही है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कहते हैं वो तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और पत्रकार तो जिस तरह का समाज बनता जा रहा है, जिस तरह की दुनिया बनती जा रही है, उसमें पत्रकार तो बेचारा लगातार गरीब होता जा रहा है। गरीबी से मेरा मतलब आर्थिक गरीबी से नहीं है, मतलब उसकी बेचारे जी उसकी कोई स्थिति समाज में जो पहले स्थिति थी वो स्थिति पत्रकार की नहीं रह गई। और इसलिए सरकार है, जिस तरह चाहे उस तरह आक्रमण कर सकती है, जिस तरह चाहे उस तरह हमला कर सकती है। इन्हीं सब चीजों
की जानकारी सरकार को जब दूसरे लोगों के बारे में होती है तो उन पर तो कोई कार्रवाई ठीक से नहीं होती, लेकिन एक पत्रकार मिल जाए, जैसे आपने जिक्र किया गिलानी मिल गए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तो मेरी समझ में तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक तरफ तो आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो पता नहीं बाबा आदम के ज़माने में किन कारणों से बनाया गया था और उसको करके इस तरह, इसके खिलाफ सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि पत्रकार बिरादरी देश भर में पूरी तरह विघटित हो गई है। एक जमाने में जो संगठन हुआ करते थे, वो दूसरा मुद्दा आपने छेड़ा, मैं उस पर आता हूँ। रेनू आप बताएं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार की, पुलिस की, सीबीआई की कोई अकाउंटेबिलिटी है? शुड दे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? आपने 7 महीने एक लड़के की जिंदगी के जेल में गुजार दिए और एक आप श्रेड ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिलीज हिम अनकंडीशनली। द कोर्ट हैड टू ऑर्डर यू टू रिलीज हिम, बट इज द गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल? Is the government not accountable? Who is going to pay for that? बादल को आपने एक छोटा वो एक स्टोरी कर रहा था, तहलका.com सारी दुनिया जानती है कि आपने वेंडटा चलाया उनके खिलाफ। बेल, एक कोर्ट कोई बेल देने को तैयार नहीं इन केस लाइक पोचिंग। और बड़े बड़े जो नेता हैं और एमपीज हैं और मिनिस्टर्स हैं, उनको आधी रात को जजेस जो हैं वो बेल देते हैं अपने घर में बिठा के। फार्म हाउस में से हाथी दांत निकल रहे हैं, सब निकल रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं और ये जो तरीका है सरकार का चीजें चलाने का, इसके लिए तो कहीं कोई सवाल उठाने पड़ेंगे। प्रबोध जामवाल हैं कश्मीर टाइम्स के एडिटर, उनसे बात करते हैं। प्रबोध जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हाँ प्रबोध जी, हमें बड़ी कोशिश की गिलानी साहब को बुलाने की, लेकिन शायद जेल से छूटने के बाद थोड़े व्यस्त हैं वो, लेकिन हम आप ही से बात करते हैं। आपके संवाददाता हैं गिलानी साहब जी। आप मुझे बताएं कि जिस समय गिलानी साहब पकड़े गए, आपने और हमने खुद आपके साथ मिलकर के सरकार से बातचीत की और सरकार के दरवाजे भी खटखटाए और कोई उनकी रिहाई सुनवाई नहीं हुई, तो आपको लगता है सरकार गिलानी को ये मान के चल रही थी कि कोई शायद दस्तावेज मिले न मिले, लेकिन गिलानी देशद्रोही है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी कि अगर हम पिछली जो तारीख रही है जी, उसमें सरकार ने अगर किसी भी जर्नलिस्ट को पकड़ा है या उसको डिटेन किया है, उसमें ज्यादातर बेसिस जो है वो कुछ होता नहीं रहा है और ज्यादातर ये लगता रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा रहा है। और हो सकता है कि इसमें भी ऐसी ही कुछ चीजें थी, लेकिन दस्तावेज एक महज बहाना बनाया गया। और अगर एक हफ्ते के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपने भी देखा, हमारे बाकी सब साथियों ने देखा, पब्लिकेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भी पहुंची, होम मिनिस्ट्री के पास भी पहुंची, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी अवेलेबल थी, और दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी बड़ी लाइब्रेरी हो जिसमें वो डॉक्यूमेंट, पब्लिश डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। लेकिन क्या वजह थी कि ये उसमें सुनना नहीं चाहते थे, या जो हमने बात कहना चाहते थे, या सब जो जर्नलिस्ट कहना चाहते थे वो नहीं सुनना चाहते थे? नहीं, लेकिन जामवाल साहब मुझे बताइए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जिस तरह से, जो मुझको सूचना है, केंद्र सरकार को चिताया और आपने दबाव डलवाया और जो ये रिहाई हुई, ये पुलिस को अब जाकर के कहना पड़ा सरकार के दबाव में कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और अदालत को अब छोड़ना पड़ा क्योंकि दबाव था, अदरवाइज तो गिलानी साहब इस सर्दी में कड़कते रहते वहां। जी नहीं, मैं कुछ हद तक ये मानता हूं कि सभी पत्रकारों ने, जम्मू कश्मीर के पत्रकारों ने भी पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर जिस किस्म का दबाव ना सिर्फ मुफ्ती सईद की सरकार पर डाला, बाकी कि दिल्ली की सरकार पे ही उतरा दबाव पड़ा हुआ था। और हो सकता है वो सारा दबाव इकट्ठा हो के अब इस चीज पे सरकार मजबूर हो गई कि वो सारा केस विड्रा करे, उसको छोड़ दे। तो आप ये मानते हैं कि जितनी कानूनी प्रक्रिया का पछड़ा सरकार चलाती है वो सब बेईमानी है, और इस देश में किसी को भी जब चाहे जबरदस्ती ठूस दिया जा सकता है और 8 या 9 महीने की ठंडी हवा जेल की खानी पड़ सकती है? जी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में इस वक्त भी देखें तो मेरे ख्याल से आधी दर्जन जर्नलिस्ट जो है उनके खिलाफ ऐसे केस चलाए जा रहे हैं जी, और किसी का भी अभी तक उसकी सुनवाई नहीं होती है। और जैसा हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में जैसे इफ्तिखार गिलानी के केस में 6-7 महीने तक बेल एप्लीकेशन लगती रही, कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे ही बाकी जर्नलिस्ट का भी हो रहा है।
मैं तो ये चाहता हूं कि इसके केस में तो सब जर्नलिस्ट ने इकट्ठे होकर सरकार पे या जम्मू कश्मीर की सरकार पे दबाव डाला, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई भी हो सकते हैं जो सलाखों के पीछे रह जाते हैं और हम लोगों को शायद ये भी नहीं पता चलता कि हम उन लोग क्या कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। जोगेंद्र सिंह जी। देखिए साहब, मैं इसमें से इस चीज को कंडेम करता हूं कि किसी को गलत तरीके से जेल में रखा जाए, उसको हुआ है, पर मैं इसके सारे मेरे मन में एक सवाल है। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद जो आप मर्जी पूछ लीजिएगा जी। देखिए, पहले उसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। 15 दिसंबर को, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बेसिस था उसकी मिलिट्री के बारे में, प्रोसिक्यूशन का जो मेन एविडेंस तो डिफेंस मिनिस्ट्री की थी, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस 15 दिसंबर को अपनी सेकंड ओपिनियन देता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो केस की बाट में नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने अपनी सेकंड ओपिनियन रिवाइज करके दी है जी। पहले उन्होंने कहा कि केस है, ये कि नहीं केस नहीं है, आई होल्ड नो ब्रीफ, आई डोंट जस्टिफाई कि किसी आदमी को गलत रखा जाए। और ये डेमोक्रेसी में तो इस सरकार को ये मानना पड़ेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल है। आज मैंने खुद आर्टिकल लिखा ना भारत टाइम में, आपने देखा होगा उसको, कितनी मिसाइल हमारे पास है, कितनी पाकिस्तान के पास है, कितने न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर। तो ये चीजें सभी जगह अवेलेबल हैं जी। हमारे एक मुख्य सचिव होते थे जीवी राव कर्नाटका में, वो कहते थे कि डेमोक्रेसी में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना तो मुश्किल बात ही नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्रीज किसी देश में अपनी सीक्रेट सर्विस रखते ही नहीं थे, इसलिए नहीं रखते थे कि जो कुछ होगा अगले दिन अखबारों में आ जाएगा, वहां पे उनको जरूरत नहीं थी। दूसरी ये बात कही, आपने कहा कि एक जिलानी कहा है, ऐसे कई जिलानी है जी। मेरा अपना गांव है जलालाबाद, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक जर्नलिस्ट ने, मैं उसका नाम भी ले दूंगा, अशोक नेजा, और उसने पंजाब केसरी में ये छापा कि ये मिलिट्री की मूवमेंट जहां पे है, यहाँ के लोगों को हौसला देने के लिए कि ये काफी लोग बैठे हैं, आपको जो है डरने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज है। तो उसके ऊपर उन्होंने, फौज ने केस रजिस्टर कर लिया, एडिटर के ऊपर कर लिया, और उसको बेचारे को इतने नाक रगड़ने पड़े, इतनी जगह उसको भागना पड़ा, जो यहाँ पे कोई दिल्ली में होता है तो आप लोग नोटिस कर लेते हैं। और ये जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है आउटडेटेड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको इट शुड बी स्क्रैप्ड, बट आई विल पुट ए बट एंड ए फियर, द बिगेस्ट सेफ गार्ड इन आवर कंट्री इज द जुडिशरी। कहीं भी हो, कम से कम आपको, ये नहीं कहता कौन सी गलतियां भी नहीं होती, उन्होंने भी एक एसपी को जेल में रखा हरियाणा को 2 साल पहले, और वो जो 1 साल 6 महीने रहा था उसे गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। हाँ, तो कल्पना राय के साथ भी हो चुका वो जो है साहब ने भेजा नहीं, उनको छूट जाने का मतलब ये नहीं है त्यागी जी के केस नहीं है, ये कह सकते हैं कि केस में लीगल एविडेंस नहीं है जो कि उसको एक्सक्लूड कर सके, पॉसिबिलिटी नहीं है जी। इट इज डेफिनेटली कंडेमेबल कि उनको नहीं जोगिंदर सिंह जी, एक सवाल और आता है जो कि मैं ब्रेक के बाद आकर के पूछूंगा कि कोर्ट्स के पैरामीटर्स में तय होना चाहिए, जब भी राज्य सरकार या इंटेलिजेंस ब्यूरो या सीबीआई जब केस प्रूव नहीं कर पाए, तो जिन अफसरों ने केस तैयार किया है उनको कम से कम उतने ही दिन के लिए जेल भेजने का प्रावधान होना चाहिए जितने दिन के लिए दोषी व्यक्ति जेल में रह के आया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि पत्रकारों पर दमनकारी नीतियां कैसे चलती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH चटके वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी
मिरज बरसों से जाती पड़ेगी MDH की देगी मिरज का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिरज। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान, तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे, यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा, त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कोई किताब लिखने जा रहे हैं तो रोक लीजिए कलम और पहले अपने लिखे को पढ़िए और डाउनलोड किए को पढ़िए। कहीं वो देश विद्रोही का मामला तो नहीं है, देशद्रोह का मामला तो नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके घर का दरवाजा कभी भी खटखटा सकती है और आप कभी भी ऑफिशियल सेक्रेटरीट के तहत बंद किए जा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकारों पर दमन की। 2 पत्रकार कल रिहा हुए, इफ्तिकार गिलानी और बादल। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं था, अदालतों ने मान लिया है, जमानत मिल गई है, लेकिन फिर भी देशद्रोह तो है और देशद्रोह चल रहा है। और देशद्रोह किस पे चल सकता है, किस पे नहीं चल सकता, ये किसी को खबर नहीं है सरकार के अलावा। ये तो त्यागी जी, ये तो आप जरा ज्यादा कर रहे हैं। हर के थोड़ा देशद्रोह चल सकता है जो है। नहीं, सरकार ने जिस तरह गिलानी के साथ किया तो उसको मेरे कंप्यूटर में 150 साइट ऐसी मिल जाएंगी जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन से लदी होंगी और मेरी फाइलों में कुछ कागज ऐसे मिल सकते हैं जिसमें www.jane.com जो डिफेंस की वेबसाइट है बहुत बड़ी, उसी की इंफॉर्मेशन की हुई है। तो मेरे को क्या यकीन है कि कल को मैं बंद नहीं करने जाऊंगा। मतलब गिलानी के केस को देखने के बाद और जैन टेलीविजन पे आरोप लगने के बाद, जैन टेलीविजन के चेयरमैन साहब के ऊपर ही, डॉक्टर जैन के ऊपर ही उन्होंने कह दिया था कि IAS एजेंट है जी। तो उसको जो है जैसे सरकार में होता है जी, आमतौर पर ये किसी ऐसी एलिगेशन आता सब उसको फैसिलिटीज विड्रा कर लो, कुछ उसको एंटरटेन नहीं करो, कुछ नहीं करो, तो ये हुआ। पर वो उन्होंने लड़ाई लड़के खत्म तो कर लिया उन्होंने। नहीं, लेकिन जिलानी साहब ने भी उस कलंक को आज भी याद करते हैं लोग। पहले कहने को सरकार किसी को कुछ भी कह दे, फिर वो गरीब आदमी, मैं जैन साहब की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, फिर एक गरीब पत्रकार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े और फिर अपने को बरी करा ले। सरकार को पूरा हक है कि पहले जो चाहे आरोप लगा दे और उस आरोप को पूरे तरह से प्रचारित करके सही साबित कर दे। सारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मैं नहीं कह रहा, एक जर्नलिस्ट ने किताब में पढ़ रहा था, आई विटनेस ऑफ हिस्ट्री में, बड़े फेमस जर्नलिस्ट ने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द गवर्नमेंट्स आर ये पे लिप सर्विस टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस, पर जहां जब थोड़ा उनका क्रिटिसिज्म होता है देयर सेंसिटिव कि ये हमें। पंकज जी, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि CBI और IB को कैसी महारत हासिल है आप, क्योंकि CBI भी रहे हैं, कि फर्जी मुकदमे कैसे बनाते हैं CBI वाले और IB वाले? CBI का जो है ओपन फेस है जी, इसका तो जो भी केस होगा वो आदमी नहीं, पर इस केस में देखिए दोनों केसेस में IB का अफसर को ये मालूम है कि डाउनलोड किए हुए कागज किसी कागज को, मतलब किसी उसको प्रमाणित नहीं कर सकते अदालत में, और उसके बाद उसको डिले किया गया पूरे दिन। मतलब केस उसको गिरफ्तार करने के बावजूद भी वो IB का अफसर उसके घर में बैठा रहा, गिलानी के घर में, और इस बात का इंस्ट्रक्शन का वेट करता रहा कि किस तरह से फैब्रिकेट किया जाए मुकदमा। मैं गिलानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे राज्य। ये तो कंडेमेबल है, फैब्रिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, किसी हालत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। केस है तो नहीं है तो नहीं है, तो किसी ने ऐसा किया है, he deserves to be punished। नहीं, आपने एक इशू रेज किया था कि क्या ऐसे अफसरों को उतनी सजा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि वो जो अफसर हैं ज्यादातर वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे करते हैं, पर फिर भी कुछ तो डर बैठना चाहिए कि ये लोग जो कर रहे हैं, वो जो भी डिक्टेशन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। देयर हैज टू बी, यू नो व्हाट आई सेड अर्लियर, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। देखिए ऐसा है कि नहीं, आप एक मिनट जोगिंदर सिंह जी, पंकज जी ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था। शायद ये डिवाइड एंड रूल जो पत्रकारों के बीच में चल रहा है कि एक बिल्कुल सरकार के लिए बटर की एजेंसी लिए रहते हैं और वो सुबह शाम लगाते हैं, और एक आदमी तो अपने विवेक से लिखता है, निष्पक्ष रूप से लिखता है, वो जमता नहीं है। तहलका.com पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं, तो उसकी रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने घूस ली, उस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है पैसे लेने को, वो तो वीडियो टेप चली है।
जॉर्ज फर्नांडिस के मामले में विवाद हो सकता है, उसको छोड़ भी दें। जॉर्ज तो खुद ही मान नहीं, मैं कह रहा हूं उस बात पे विवाद हो सकता है, लेकिन जिसको घूस लेते दिखाया गया है। पंकज शर्मा जी ने एक बात की कि पत्रकारों के संगठन खत्म हो गए। पहले जब पत्रकारों पर दमन होता था तो सब लोग चलते थे। मुझे याद है गिलानी के टाइम में भी जब हम लोगों ने प्रेस क्लब में या बाकी जगह सिग्नेचर कराए तो आधे लोगों ने डर करके कहा कि शायद पाकिस्तान के एजेंट के पक्ष में सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, हम इसलिए नहीं करेंगे। इसका मतलब सरकार की मार इतनी गहरी है कि वो पत्रकारों के मन में भी शक पैदा नहीं, वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी जो है ना, ये वांट्स टू अवॉइड ट्रबल। ये नहीं है, वो कहता है मैंने क्या लेना देना, छूट गया तो कहते हैं ताली बजा देंगे, नहीं छूटा तो अपने पड़ा रहे जो है, तो आई शुड नॉट अपीयर टू पार्टी। असली बात तो ये है कि बीच में से लोग मोस्ट ऑफ हम सोचते हैं हमारी लड़ाई दूसरा लड़े, मेरी लड़ाई पंकज जी लड़े या रेणु जी लड़े, मैं खुद नहीं लड़ूंगा जो है, और मैं इनके लिए क्यों लड़ूं, मुझे इसमें क्या है। तो दे आर एज सेल्फिश एज एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वही मैं कह रहा था, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में पत्रकारों के संगठन एक तो, और हर तरह के संगठन जिसको ट्रेड यूनियनिज्म हम लोग कहते थे, वो तो खत्म हो गया। ये ऐसी घटनाओं को देखते हुए पत्रकारों की बिरादरी को इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा कि वो अपने संगठनों को नई शक्ल देकर देश भर में कैसे रिवाइव करें। वरना आने वाले दिनों की सरकारें, और चूंकि हम लोग एक आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा उत्पीड़न तो आप जानते हैं, आप राज्य में रहे। स्टडी करनी सेंटर के पास तो दिल्ली आओ तो कुछ है नहीं। जी नहीं, मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये हालत है आज की डेट में, जिस पत्रकार पर मेहरबान रहते हैं उसको मकान देते हैं, गाड़ी देते हैं, जी वो कितने दिए मुख्यमंत्री यूपी ने, कितने 100 करोड़ रुपए उसने बांट दिए थे अपने। जी, मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 20-20 लाख भी दे दिए लोगों को जो है ग्रांट के लिए और ये क्लब के लिए। पर क्यों लेते हैं पत्रकार, ये बताइए पहले आप। नहीं, मैं अभी एक रेणु जी आपकी नॉलेज में एक किस्सा है, सिरसा में जो हुआ, एक धर्म डेरे ने किस तरह से उन पे आरोप है कि उन्होंने एक पत्रकार को, क्योंकि उस पत्रकार ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार का पूरा कच्चा चिट्ठा छापा हुआ था। तो ये हो गया, सोसाइटी में जो लोग प्रभावशाली लोग हैं उनके बारे में अगर कोई खबर छपेगी तो बोलिए चलेंगे। त्यागी जी ऐसा है, एक चीज मैं बताऊं, जिंदगी में कोई फ्री लंचेस नहीं है जी। ये जो पत्रकार ने, एक मिनट जो मैं पूरा कर लेता हूँ जी, पत्रकार ने भी लड़ाई लड़नी है जी, तो उसके लिए कमर कसना पड़ेगा। ये कोई इजी लंचेस नहीं है कि हम कहें जो हमें जो है सरकार को हम जिस पे अटैक करेंगे वो आप मेरे को बताइए। सिरसा में जो केस हुआ उसमें एसएसपी के दफ्तर से वो चिट्ठी लीक होती है, एसएसपी कार्रवाई नहीं करता है और वो धर्मांध व्यक्ति जो है उनकी हत्या कर देते हैं पत्रकार की, तो आप इसको क्या कहेंगे? नहीं, उनको जो है वो तो खैर मामला उनके इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को दे दिया उन्होंने जी, हाई कोर्ट ने दे दिया है, होगा कुछ नहीं। नहीं, अगर किसी ने कंप्लेंट दी है, जो जहां तक मेरे नोटिस में लाया गया था, जो मैंने पढ़ा था, वो अनोनिमस कंप्लेंट थी। और जब ये नहीं उसके क्योंकि बयान वो मतलब प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, मुझे पूरी चीज मालूम है। वो उस पीड़ित लड़की ने लिखी थी चिट्ठी, वो एसएसपी के दफ्तर में गई थी, उस लड़की का पता नहीं, आज तक पता नहीं है वो लड़की कहाँ है, लेकिन गायब हो गई। देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट एज प्रोटेक्टर। स्टेट का वो काम है कि सिटीजन को प्रोटेक्ट करना। जब स्टेट खुद ही रिप्रेसर हो जाए और अत्याचार करने लगे सिटीजन्स पे क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता, तो इसका मतलब है समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग इन द काइंड ऑफ सिस्टम वी आर लिविंग इन। तो त्यागी जी, ये सिर्फ एक सीबीआई या एक गवर्नमेंट की वो नहीं है, रास्ता यही है कि नहीं। देखिए, जिस तरह से न्यायालय बिहेव करते हैं, माननीय न्यायाधीश, उन पे कोई टिप्पणी करने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन क्योंकि कानून की आंखों पे तो पट्टी बंधी होती है और जो नजर आ रहा है वो सत्य है, और चाहे सत्य को सत्य माना जाए और अपनी बात ना कही जाए, जमानत की अर्जी रद्द हो जाए, और आपने कहा बाघ की खाल पकड़ी गई, हाथी दांत पकड़ो को तुरंत जमानत मिल जाती है, पत्रकार 6 महीने जेल में रहता है जी। नहीं तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक ये मुहिम चलानी बहुत जरूरी है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अगर बिल्कुल स्क्रैप नहीं किया जा सकता तो कम से कम उसमें इस तरह के अमेंडमेंट्स होने चाहिए कि मीडिया को अपना कामकाज करने में कोई परेशानी ना हो जी। आखिर सरकार को ये मानना होगा कि अगर उसका कोई कर्तव्य है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां न चलें, तो पत्रकारों का भी एक ये कर्तव्य है कि सरकार के भीतर क्या हो रहा है, कामकाज कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है,
उसको पूरी आजादी से देख सके, सुन सके, लिख सके और लोगों को बता सके। पंकज जी, विधान में जो है कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दी गई। आपको वही प्रोटेक्शन मिलती है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो मुझे है, जो त्यागी जी को है, एक आम शहरी को है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ले किया और रूलिंग में जो है जी, तो इसलिए यू आर डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस ऑन दैट वन। नहीं, जैसे कि पुलिस को आम कहाँ मिल रही है? अगर चार कागज, जो लोगों को अगर चार कागज वेबसाइट से उतार करके, ऐसा है पुलिस या सरकारी कर्मचारी को एक स्पेशल प्रोटेक्शन है। मैं अगर शासकीय कामकाज में बाधा पहुंचाता हूं तो 353 में मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के उस पर ही मुझे सजा भी हो सकती है। नहीं, और ये कोई विटनेस, इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोटेक्टेड। ये तो गवर्नमेंट को इसमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोटेक्टेड है, पत्रकारों को भी एक प्रोटेक्शन देना चाहिए कि अगर वो अपने कामकाज के सिलसिले में अपना कर्तव्य करते हुए कोई काम करते हैं तो उसमें कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसको भी 353A के तहत या जो भी धारा बनाए उसके तहत कार्रवाई होगी। ऐसा है पंकज जी, आपका आइडिया तो ठीक है, मैं इंटेलेक्चुअली सहमत हूं, पर आपको पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। शायद उसका डिटेरेंट इफेक्ट वही है जो रेणु जी और पंकज जी। ऐसा है, लड़ाई लड़ते रहिए, अगर कोई इंजस्टिस हो आवाज रेज कीजिए, डोंट पुट अप विद दैट। ये मुश्किलें तो आती रहेंगी। ये आप जो कहें कि आप खत्म हो जाए कि हमने प्रोग्राम कर लिया है, दे विल नॉट एंड ऑन दैट वन, दे विल कंटिन्यू irrespective of the complexion of the government, irrespective of the party in power। पर बाई एंड लार्ज इस देश में डेमोक्रेसी है, जुडिशरी है, रिड्रेस मिल ही जाता है, जरा देर आए दुरुस्त है, इतना ही होता है कई बार जो। जी चलिए जोगेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आए। ऑप्टिमिस्ट लेकिन होना वही चाहिए, जो फर्जी मुकदमा बनाए उसे उतनी दिन की सजा होनी चाहिए। इस पे हम सब सहमत हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, आप हम लोग कल मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। बिना किसी टिप्पणी के इस प्रोग्राम को मैं खत्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार होने के बाद अपने ही विषय पर टिप्पणी करना, ये कहा जाएगा कि आप बायज हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि बिना किसी दोष के और बिना किसी देशद्रोह में शामिल हुए सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में 7 महीने कौन बिताए, कैसे बिताए, क्यों बिताए और उसके लिए दोषी कौन हो, उसके लिए अगली किताब लिखी ना जिलानी साहब। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।